हेलो गाइज, कैसे हो? बढ़िया। उम्मीद करते हैं सब लोग घर पे अच्छे से हो गए। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ एक नया टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ आज। क्या लेके आया हूँ? लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा टॉपिक है? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है ये लिमिटिंग रिएजेंट? नाम से पता चल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें लिमिट में होती है, जो चीज़ें स्मॉल अमाउंट में होती है, फिर उसको लिमिट में बोल सकते हो। रिएजेंट का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएजेंट बोलते हैं। तो क्या कहता है लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट हमसे यही कहता है, क्या कहता है? इन ए केमिकल रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट इज़ द रिएक्टेंट। कोई भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है रिएक्टेंट्स होता है, ठीक है ना, दैट इज कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड प्रिवेंट एनी फर्दर रिएक्शन। क्या कह रहा है कि जो दैट इज कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड प्रिवेंट एनी फर्दर रिएक्शन, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है पहले कंज्यूम हो जाता है, पहले ख़त्म हो जाता है और क्या करता है? रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, ठीक है। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि रिएक्शन में पहले ही ख़त्म हो जाते हैं और रिएक्शन को वहीं पे स्टॉप कर देता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। दो रिएक्शन के दौरान जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, रिएक्शन के दौरान जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे कौन डिसाइड करेगा? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। समझ में आ गया ना आप लोग को यहाँ तक? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट कुछ नहीं होता, रिएक्टेंट्स होता है जो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाता है, उसके ख़त्म होते ही वहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। क्योंकि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा पहले ही ख़त्म हो जाएगा, तो रिएजेंट ही ख़त्म हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा हमारा? मैं आप लोग को इसको अच्छे से समझाता हूँ एग्जांपल के साथ में, ठीक है। इसको नोट करो आप लोग। नोट कर लिया? चलो ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। लिमिटिंग का मतलब ही होता है स्मॉल अमाउंट। क्या होता है? स्मॉल अमाउंट। अगर कोई रिएक्शन हो रहा हो उसमें कुछ ना कुछ रिएक्टेंट्स होंगे, तो उसमें क्या है कि एक रिएक्टेंट्स पहले ख़त्म हो जाता है। तो एक रिएक्टेंट्स जब पहले ख़त्म हो जाता है तो रिएक्शन को तो वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए ना। सही बात है, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स ही नहीं रहेगा तो रिएक्शन कैसे होगा? जैसे मैं आप लोग को एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम लोग को कोई बॉटल बनाना है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये बॉटल है, क्या है? बॉटल है, ये बॉटल है। तो बॉटल का फॉर्मेशन करना है, प्रॉपर बॉटल। प्रॉपर बॉटल का मतलब क्या है? बॉटल भी है, इसका कवर भी, कैप भी। तो ये हमारा प्रॉपर बॉटल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई इंडस्ट्री में हमारा बॉटल बनेगा, तो बॉटल कैसे बनेगा? ये बॉटल एक जगह बनेगा विदाउट कैप वाला, और कैप एक जगह बनेगा, ठीक है ना। ये बॉटल एक जगह बनेगा विदाउट कैप और एक कैप एक जगह बनेगा। तो दोनों का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे क्या? ये प्रॉपर बॉटल बन गया, ठीक है ना। चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ पे हो गया क्या? प्रोडक्शन ऑफ बॉटल, ठीक है ना। जैसे हमारा बॉटल हो गया प्लस ये हमारा कैप हो गया। जब ये दोनों प्रिपेयर हो जाएगा तो हमारा क्या बन के आएगा? बॉटल विथ कैप। यही होगा ना। कोई इंडस्ट्री में ये बॉटल बिना कैप वाला एक जगह पे बनेगा, कैप एक जगह पे बनेगा, दोनों का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हमारा ये प्रॉपर बॉटल बन जाएगा, ठीक है ना।
तो मान लिया कि कोई इंडस्ट्री में गए हम लोग, तो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा विदाउट कैप वाला बॉटल है, ये हमारा पर डे 200 बन रहा है। क्या बन रहा है? पर डे 200 बॉटल बन रहा है। कैप हमारा क्या बन रहा है? कैप हमारा पर डे 300 कैप पर डे बन रहा है। तो यहाँ पे आप सोचो थोड़ा सा कि हमारे पास ये जो बॉटल है विदाउट कैप वाला, वो हमारा पर डे 200 बन रहा है, और ये हमारा जो कैप है पर डे 300 बन रहा है। तो हमारा ओवरऑल प्रॉपर जो हमारी ये बॉटल है, हमारा ओवरऑल बॉटल कितना बनेगा? कितना बनेगा? एक बॉटल के लिए हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर बॉटल के लिए, एक प्रॉपर बॉटल के लिए एक बॉटल चाहिए प्लस एक कैप चाहिए। ये विदाउट कैप है। एक प्रॉपर बॉटल के लिए क्या चाहिए? एक बॉटल चाहिए विदाउट कैप वाला प्लस एक बॉटल का कैप चाहिए, ठीक है ना। तब हमारा क्या होगा? एक प्रॉपर बॉटल बनेगा। तो हमारे पास बॉटल तो इतने हैं, कैप इतने हैं, तो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्शन कितना होगा बॉटल का? 200 ये बॉटल है, 300 हमारा कैप है, तो हमारे यहाँ पे कितने बॉटल बन जाएंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 200 ये हमारा 300, तो हमारा बॉटल कितना बनेगा प्रॉपर? यहाँ पे हमारा कितने बॉटल बनेंगे? 200 बॉटल बनेंगे, ठीक है ना। क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे पास विदाउट कैप वाला बॉटल तो हमारे पास 200 है ना। ये हमारा क्या कैप 300 है, तो कैप हमारा 100 क्या हो जाएगा? बच जाएगा। हमारा प्रॉपर बॉटल कितना बनेगा? 200 बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ? बॉटल और कैप में हमारा स्मॉल अमाउंट में कौन सा है? ये हमारा सिंपल सी बात है, बॉटल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो हमारा बच गया, ठीक है ना, ये हो जाता है हमारा क्या? एक्सेस रिएजेंट। हो गया ना। डेफिनेशन क्या कह रहा था? जो पहले कंज्यूम्ड हो जाता है, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? 200 300 में से ये 200 हमारा पहले कंज्यूम हो गया, तो हमारा ये कितना रिमेनिंग कितना हो गया? बॉटल बनने के बाद हमारा ये रिमेनिंग कितना रह गया? 200 में से 200 हमारा यूज हो गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा रिमेनिंग कितना हो जाएगा? ये हमारा रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 200 हमारे बॉटल थे बिना कैप वाले, 200 हमारे यूज हो गए हैं, तो हमारा ये रिमेनिंग कितना हो गया? 0। ये हमारा 300 कैप था, तो 300 कैप था हमारा, यूज़ कितना हुआ है? एक बॉटल के लिए एक चाहिए ना, तो 200 बॉटल के लिए 200 कवर चाहिए, 200 ढक्कन चाहिए, तो ये हमारा 100 क्या हो गया? बच गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमारा हो गया एक्सेस रिएजेंट, ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। जैसे ही हमारा ये वाला जैसे बिना कैप वाला बॉटल ख़त्म हुआ, वैसे हमारा रिएक्शन यहाँ पे रुक गया ना, स्टॉप हो गया ना, मतलब प्रोडक्शन बंद हो गया ना। अगर ये वाला बॉटल अगर हम और भी बनाएंगे तो हमारा क्या होगा? प्रोडक्शन और भी होगा। लेकिन हमारे पास तो एक दिन में इतना ही प्रोडक्ट हो रहा था, 200, और ये हमारा 300 प्रोडक्ट हो रहा था। हमारा ओवरऑल बॉटल कितना प्रोडक्शन हो गया? 200 प्रोडक्शन हमारा बॉटल का हो गया पर डे, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? चलो मैं दूसरा आप लोग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नोट कर लो इसको, पहले नोट कर लिया, सही। जैसे हम लोग को प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन ऑफ जैसे हम लोग को कार का प्रोडक्शन करना है, क्या करना है? कार का प्रोडक्शन करना है। तो कार का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? इंडस्ट्री में होती है। तो कार के लिए क्या क्या चाहिए होता है? व्हील चाहिए होती है, प्लस क्या होता है? इंजन, एक्सीलेटर, व्हील, इंजन, एक्सीलेटर, गियर, और क्या चाहिए होता है? प्लस बॉडी। हमारा क्या दे देगा?
कार बनेगा, ठीक है ना। इतने सारे चीज़ हमारे मिलके कार को प्रोडक्ट करते हैं। तो कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पर डे हमारा जो व्हील है 400 व्हील पर डे प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है ना। हमारा इंजन जो है, हमारे पास 100 ही इंजन पर डे प्रोडक्ट हो रहा है। एक्सेलेरेटर छोटा चीज़ है, बहुत सारा प्रोडक्ट हो जाएगा। एक्सेलेरेटर हमारा कितना हो जा रहा है 600 पर डे। गियर भी छोटा चीज़ है हमारा, ये भी हमारा 600 पर डे प्रोड्यूस हो रहा है। हमारा जो बॉडी है, बॉडी हमारा 200 बॉडी पर डे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे 400 व्हील डेली प्रोड्यूस हो रहे हैं। 400 नहीं, इसको 800 कर लो, फिर 400 रहने तो क्या दिक्कत, 800 कर लो, ठीक है। 800 हमारे व्हील डेली प्रोड्यूस हो रहे हैं। इंजन का हमारा प्रोडक्शन पर डे 100 इंजन प्रोडक्शन हो रहा है। एक्सेलरेटर का हमारा 600 एक्सेलरेटर पर डे प्रोडक्शन हो रहा है। गियर हमारा 600 गियर पर डे प्रोडक्शन हो रहा है। बॉडी हमारा 200 बॉडी पर डे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो हमारा कार का प्रोडक्शन है, ये जो हमारा कार है इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है। तो ओवरऑल हमारा कार का प्रोडक्शन एक दिन में कितना हो गया, ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सारे चीज़ तो इतने प्रोडक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारा कार का जो प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन कार हमारा है, इसका प्रोडक्शन कितना होगा। तो क्या चाहिए, तो पहले हम लोग इसका रेसिपी देखेंगे कि एक कार को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। ओके, कार बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। जैसे अपने को कार बनाना है तो 4 व्हील चाहिए होता है ना, 1 इंजन होता है, एक्सेलरेटर 1 होता है, और गियर एक चाहिए होता है, बॉडी एक चाहिए होता है। 4 व्हील चाहिए होता है, एक इंजन चाहिए होता है, एक एक्सेलरेटर चाहिए होता है, एक गियर चाहिए होता है, और एक बॉडी चाहिए होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास तो यहाँ पे कितने हैं व्हील, कितने हैं 800 व्हील है। तो मतलब इसके हिसाब से अगर हम व्हील के हिसाब से देखने जाएँ तो यहाँ पे हमारे कितने यहाँ पे हमारे कार प्रोडक्ट हो जाएंगे 200। हमारे यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हमारे 200 कार प्रोडक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक कार में चाहिए कितने, अपने को 4 व्हील चाहिए। हमारे पास कितने व्हील कितने हैं 800, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 400 कार प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग को चलना नहीं है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम तो हमारे पास और भी चीज़ें तो कुछ ज़्यादा है कुछ कम है ना। इंजन कितने हमारे पास 100 इंजन है, एक्सेलरेटर कितने हैं 600 एक्सेलरेटर है, गियर कितने हैं 600 है, बॉडी कितने 200 है। अगर हम इंजन के हिसाब से चले तो हमारे पास 100 इंजन है, तो हमारे पास 100 कार बन सकते हैं। एक्सेलरेटर के हिसाब से चलेंगे तो हमारे पास 600 एक्सेलरेटर है, तो इसके अकॉर्डिंग 600 कार बन सकती है। गियर के हिसाब से चलेंगे तो हमारे पास 600 गियर है, इसके अकॉर्डिंग 600 कार बन सकता है। बॉडी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे पास 200 बॉडी है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 200 कार बन सकती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें सबसे कम अमाउंट में कौन सा है, लिमिट में कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे पास कितने कार बनेंगे 200 कार बनेंगे। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे पास 100 कार बनेंगे। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे पास 600 कार बनेंगे। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे पास 600 कार बनेंगे। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे पास 200 कार चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो प्रॉपर कार का प्रोडक्शन होगा पर डे कितना होगा, हमसे ये कह रहा है। तो हमारे पास इंजन तो 100 ही है ना, इंजन क्या है हमारे पास, इंजन तो 100 ही है ना, बाकी और बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, ठीक है। लेकिन बिना इंजन के हम कार बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं ना। बिना इंजन के हम लोग कार तो बना ही नहीं सकते हैं। तो हमारा पर डे जो प्रॉपर कार का जो प्रोडक्शन होगा कितना होगा, बताओ वहाँ पे कितना होगा, आप लोग कितना होगा 100 होगा। 100 कैसे होगा, क्योंकि हमारा इंजन तो 100 ही है ना। एक कार को चाहिए हमको एक इंजन चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास इंजन तो हमारे पास एक ही है ना, ये 200 है, इससे हमारा 200 कार बन, ये हमारा 600, ये हमारा 600, ये हमारा 200 है। तो इससे तो हमारा कार का प्रोडक्शन होगा नहीं ना। कार के प्रोडक्शन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सारे अमाउंट को इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक कार के लिए 4 व्हील चाहिए तो 4 व्हील चाहिए, एक इंजन चाहिए, एक एक्सीलरेटर चाहिए, एक गियर चाहिए,
और एक बॉडी चाहिए एक कार के लिए। तो हमारे पास ये सब तो एक्सेस में है, लेकिन हमारा क्या है, इंजन क्या है, लिमिट में है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ना 100 कार्स, जो हमारे यहाँ पे 100 कार्स जो बनेंगे, ये डिसाइड कौन करेगा, हमारा इंजन डिसाइड करेगा, क्योंकि हमारे पास 100 इंजन्स है। क्या है, 100 इंजन्स है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट डिसाइड होगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये हमारा क्या, तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया कि जो हमारा इंजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है ना, लिमिटिंग रिएजेंट LR। यहाँ से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को क्या बोलेंगे, LR, लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट में इसको डिनोट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। बाकी ये सब हमारे जो है क्या है, ये सब हमारे एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे हमारा कार का प्रोडक्शन हो गया, 100 कार्स का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या क्या बचा, रिमेनिंग 100 कार्स के लिए, 100 कार्स के लिए हमें कितने व्हील चाहिए होता है, एक कार में कितने व्हील चाहिए होता है, 4 व्हील चाहिए होता है ना, 4 व्हील। तो 100 कार्स के लिए कितने व्हील चाहिए होगा, 400 व्हील्स। तो हमारे यहाँ पे कितने 400 व्हील्स रिमेनिंग हो जाएंगे, ठीक है ना। हमारा इंजन कितना है था पहले, 100 था, 100 का 100 क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, बन गया कार, ओके। तो यहाँ पे हमारा इंजन कितना बचा है, 0 बचा है। एक्सीलेटर कितना था पहले, हमारे पास 600 था, 100 कार बनाया हमने तो 100 एक्सीलेटर कार में दे दिया, हमारे पास कितना बच गया यहाँ पे, 500 एक्सीलेटर बच गया। गियर कितने थे हमारे पास, 600 थे, ठीक है ना। 100 कार बनाने में लग गया तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया, 500 बच गया। बॉडी हमारे पास कितना था, बॉडी हमारे पास 200 था, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से 100 कार बनाया, 100 कार के लिए 100 बॉडी चाहिए होता है। तो 100 कार यहाँ से क्या यूटिलाइज हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया, 100 जो हमारा बॉडी रिमेनिंग बच गया, ठीक है ना। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, 100% कंज्यूम हो गया। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। बाकी जो बच गया है, बाकी जो बच गया इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। E फॉर एक्सेस, R फॉर रिएजेंट, E फॉर एक्सेस, R फॉर रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट को इसके बाद हम लोग ER से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। एक्सेस रिएजेंट, ER, एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या। लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है क्या करता है, रिएक्शन को पहले तो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, पहले ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जैसा कंज्यूम होगा वो रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। जैसे हमारे यहाँ पे कार था, हमारा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या था, कार था। जैसे हमारा हमारा यहाँ पे इंजन था, जैसे हमारा 100 इंजन ख़त्म हुआ, हमारा क्या होगा, ये जो हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ कार, जैसे हमारे यहाँ पे 100 इंजन कंज्यूम हुआ, हमारा प्रोडक्शन ऑफ कार क्या हो गया, रुक गया। कार का प्रोडक्शन ही रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंजन खत्म हो गया। जब इंजन है ही नहीं तो हमारा कार कहाँ से प्रोडक्ट होगा, ओके। चलो आप लोग यहाँ से नोट कर लो। तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया होगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। चलो सही है, चलो ठीक है। फिर ये तो हमारा हो गया जनरल एग्जांपल कि कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानते हैं, कैसे एक्सेस रिएजेंट को पहचानते हैं, ठीक है ना। और कैसे हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म होगा हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। चलो ठीक है, अब थोड़ा काम की बातें करते हैं। ये यहाँ तक हमारा जनरल एग्जांपल था। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन दिया हुआ है, कोई बैलेंस रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, A प्लस B, ये हमारा क्या दे देगा, AB। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो रिएक्शन हमसे क्या कह रहा है, रिएक्शन को थोड़ा पहले ऑब्जर्व करेंगे। रिएक्शन क्या कह रहा है कि अगर 1 मोल A का और 1 मोल B का अगर आपस में कंबाइन करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, तो हमारा 1 मोल क्या हो जाएगा, AB दे देगा। 1 मोल क्या हो जाएगा हमारा, AB दे देगा, ठीक है ना।
अगर 1 मोल ए का और 1 मोल बी का आपस में कंबाइन करेगा तो हमारा 1 मोल ए बी देगा, ठीक है। तो मैंने कह दिया आपसे कि हमारे पास 5 मोल ऑफ ए एंड 10 मोल ऑफ बी है। हमारे पास ए के कितने मोल है? 5 मोल है। बी के कितने मोल है? 10 मोल है। तब हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा? तब हमारा ए बी का प्रोडक्ट कितना बनेगा? तो रिएक्शन क्या कह रहा था? 1 मोल इसका 1 मोल इसका जाएगा तो हमारा इसका 1 मोल बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। क्या बताया था? जो लेस अमाउंट में होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्या बताया था? जो लेस अमाउंट में होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इसमें हमारा कौन सा लेस अमाउंट में है? तो ये हमारे इसके पास ए के पास कितने मोल है? 5 ही मोल है। बी के पास कितने मोल है? 10 मोल है। अच्छा, तो ये हमारा 5 मोल स्मॉल लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा? एक से एक इसका जाएगा तो इसका 1 बनेगा। तो ऐसे इसका 5 जाएगा, इसका 5 जाएगा तो इसका कितना बनेगा? 5 बनेगा, ठीक है ना। तो इसका कितना बनेगा? 5 मोल ऑफ ए बी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? रिमेनिंग। रिएक्शन के बाद हमारा ए का कितना मोल बचेगा? ए का कितना मोल बचेगा? 0 बचेगा। 0 बचेगा ना। 0 कैसे बचेगा? क्योंकि हमारा यहाँ पे 5 मोल था, यहाँ पे हमारा 10 मोल था। तो ये हमारा 5 मोल इसके 5 मोल के साथ रिएक्ट कर गया, हमारा प्रोडक्ट बना लिया। तो यहाँ पे हमारे बच्चे कहाँ कुछ हैं? 5 मोल था, 5 मोल यहाँ पे कंज्यूम ही हो गया, 5 मोल इसके साथ रिएक्ट ही कर लिया। तो यहाँ हमारा 0 बच गया ना यहाँ पे। तो ये हमारा कितना बच गया? 0 बच गया। बाकी जो हमारा बी का कितने मोल बचेंगे? 10 मोल था हमारा, इसमें 5 के साथ कंबाइन किया तो 5 मोल हमारा प्रोडक्ट दिया। तो यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा? 5 मोल रिमेनिंग बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रोडक्ट है 5 मोल ऑफ ए बी, 5 मोल ऑफ ए बी को कौन डिसाइड करेगा कि 5 मोल बनेगा? ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा? अगर ये हमारा 6 मोल होता तो यहाँ पे हमारा कितना बनता? 6 मोल बनता ना, क्योंकि ये तो हमारा 10 है, ये इससे बहुत ज़्यादा है। ये 5 मोल था तो इसके साथ 5 मोल के साथ रिएक्ट करके 5 मोल बनाया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारी रेसिपी क्या कह रही है? रेसिपी कह रही है कि अगर इसका 1 मोल होगा ए का और बी का भी 1 मोल होगा तब हमारा ए बी का 1 ही मोल बनेगा। मतलब इसका 1 मोल चाहिए, इसका 1 मोल चाहिए, तब हमारा इसका 1 मोल बनेगा, ओके। तो इसका 5 मोल है तो ये 5 मोल के साथ कंबाइन करके हमारा ये 5 मोल देगा। अगर इसका 7 मोल दे देता, ठीक है ना, 7 मोल दे देता और इसके यहाँ पे कितने थे? 10 मोल थे, ठीक है ना। तो इसका ये जो 7 मोल इसके 7 मोल के साथ रिएक्ट करके हमारे यहाँ पे 7 मोल दे देता, ठीक है ना। तो ये पे यहाँ से हम लोग को क्या पता चला? जो हमारा ये जो प्रोडक्ट है उसको डिसाइड कौन करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। जो स्मॉल अमाउंट में होगा, स्मॉल अमाउंट में होगा मतलब पहले कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही हमारा 5 मोल खत्म हुआ, रिएक्शन क्या हो गया? स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। तो ये हमारा जो एक्सेस वाला है वो रिएक्ट किसके साथ करेगा? यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, हमारे पास कुछ एक ही रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं। तो ये इसके पास तो इसको रिएक्ट करने के लिए दूसरा रिएक्टेंट्स नहीं है, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे कि जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है ये हमारा प्रोडक्ट को डिसाइड करता है, ओके ना। चलो ठीक है। एक और बात है, मैं थोड़ा आप लोग को साइड में बता देता हूँ। ये जो लिमिटिंग जो रिएजेंट होता है, लिमिटिंग रिएजेंट ये जो इसमें जो लिमिटिंग की प्रॉब्लम कहाँ पे बन सकती है? लिमिटिंग की प्रॉब्लम कहाँ बन सकती है? क्या जहाँ पे एक रिएक्टेंट्स हो वहाँ पे लिमिटिंग की प्रॉब्लम बन सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। जहाँ पे रिएक्टेंट ही एक है तो उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है? समझ रहे हो ना आप लोग? जब रिएक्टेंट्स हमारे पास एक ही होंगे तो कंपेयर तो खुद में तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना हम। तो इसके लिए क्या चाहिए? तो हमारे पास रिएक्टेंट्स कितने होने चाहिए? लिमिटिंग रिएजेंट्स का प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होता है? लिमिटिंग रिएजेंट का, जहाँ पे ना 2 और मोर देन
2 रिएक्टेंट्स होते हैं। लिमिटिंग का प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट, लिमिटिंग का जो प्रॉब्लम होता है लिमिटिंग का जो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट्स होता है, जहाँ पे 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, 2 रिएक्टेंट्स था, ठीक है ना। 2 रिएक्टेंट्स होंगे तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना कि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। जो कम है वही पहले कंज्यूम होगा और वही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। ओके, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये नहीं कि सिंगल रिएक्टेंट्स वाला एग्जांपल पूछ दिया आप लोग उसमें भी लिमिटिंग लगा रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स होंगे वहीं पे लिमिटिंग की प्रॉब्लम आएगी। जहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट्स होंगे वहाँ पे लिमिटिंग की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है डिसाइड करता है लिमिटिंग जो रिएजेंट होता है प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। प्रोडक्ट को डिसाइड कौन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है पहले कंज्यूम हो जाता है, पहले ख़त्म हो जाता है। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ख़त्म हुआ, जो स्मॉल अमाउंट में पहले ख़त्म हो गया, उसके बाद जो हमारा एक्सेस रिएजेंट है उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है रिएक्शन करने का, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स थे, उसमें से एक पहले ख़त्म हो गए हैं तो एक हमारे बच गए हैं। तो जो बच गए हैं वो तो रिएक्शन करेंगे किसके साथ, वो बचा ही नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट जैसा ही ख़त्म होगा वहाँ पे हमारा क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। जितना प्रोडक्ट बनना था बन गया, अब उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनेगा। चलो यहाँ तक नोट कर लो, आप लोग नोट कर लिया। इसके बाद मैं आप लोग एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। क्या देख लिया यहाँ तक आप लोगों ने कि लिमिटिंग वाली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहाँ पे 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स होते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसे डिसाइड कौन करता है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। चलो ठीक है, फिर इसमें आप लोग को एग्जांपल और दे रहा हूँ। 2a + 2b 3b गिव्स प्रोडक्ट 3c + 4d। ये हमारा क्या है, बैलेंस है। ये हमारा क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए के हमारे पास 20 मोल है, बी के हमारे पास 30 मोल है, नहीं यार इसको 20-30 नहीं रहने दो। ए के हमारे पास 30 मोल है, बी के हमारे पास 40 मोल है। अब क्वेश्चन सही है। ये कोई हमारा रिएक्शन है 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट 3c + 4d। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। और क्या गिवन है कि ए के हमारा 30 मोल है, बी के हमारे पास 40 मोल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह दिया है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना, एंड ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एंड D। डी कर लो। क्वेश्चन हमारा गिवन है कि एक हमारा 30 मोल है, बी का हमारा 40 मोल है। तो क्या फाइंड करने के लिए बोल दे रहा है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एंड D। ओके, ये हमारा क्या है, केमिकल जो रिएक्शन है बैलेंस्ड है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ए का 2 मोल और बी का 3 मोल आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे सी के 3 मोल देंगे और डी के 4 मोल देंगे। इसके जो ये क्वेश्चन है इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको चाहो तो न्यूट्री मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को वो नहीं बता रहा हूँ। मैं आप लोग को ऐसा मेथड बता रहा हूँ जिससे गलतियाँ कम हो सके, ठीक है ना।
टाइम कम लग सके। एक प्रॉपर मेथड मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ से, जिससे क्या होगा ना, गलतियाँ बहुत कम होगी, गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चलो, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको हम लोग? इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कौन सा है, इसके लिए पहले हम लोग देखेंगे क्या। इसके पहले एक और देख लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक इट इज लिमिटिंग प्रॉब्लम और नॉट। कभी कभी क्या करता है ना, इक्वेशन दे देता हमारा, पूछ देता कि लिमिटिंग की प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम है भी नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला क्या करना है, इसको चेक करना कि हमारा लिमिटिंग का प्रॉब्लम है या लिमिटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में क्या करना है, अगर लिमिटिंग का प्रॉब्लम है तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। जैसे ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड डी, सी का मोल्स फाइंड करना है और डी का मोल्स फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम लोग लिमिटिंग का प्रॉब्लम है या नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक प्रॉपर मेथड मैं आप लोग बताऊंगा। आप लोग एकदम सीरियसली होकर इसको देखोगे, आप लोग को एकदम बिल्कुल 100% समझ में आएगा इसको चेक कैसे करते हैं कि लिमिटिंग की प्रॉब्लम है या नहीं है। बस एक बार आप लोग थोड़ा नोट अच्छे से देखना, कॉन्सेंट्रेट होकर देखोगे तो आपको इसके बाद लिमिटिंग का प्रॉब्लम कभी, लिमिटिंग आप लोग को प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। सिंपल सी बात है। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि हमारा लिमिटिंग की प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चेक कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, पहले इसको चेक करते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है, 2 है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना है, 3 है, 2/3। चलो ठीक है, यहाँ तक कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, जरा इसको चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना गिवन है, 30। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना गिवन है, 40। 30/40। ओके, क्या क्या मैंने इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों को डिवाइड किया, कितना वैल्यू निकल गया, 2.3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना आया, 3/4 आया। ओके, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.66, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.75। चलो ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी का वैल्यू इतना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का वैल्यू कितना आया, इतना आया। अगर ये लिमिटिंग की प्रॉब्लम होगी तब हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये लिमिटिंग की प्रॉब्लम है। अगर नहीं होगी तब हम कैसे पता करेंगे ये लिमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, इफ़ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, अगर ये बराबर आ गया, अगर ये बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बराबर आ गया तो लिमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बराबर नहीं आया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग प्रॉब्लम है। चेक करते हैं थोड़ा। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना है, 0.66, ठीक है ना। 0.66 क्या इसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या इसके बराबर है,
ये दोनों वैल्यू बराबर है आपस में? क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, मतलब क्या? लिमिटिंग की प्रॉब्लम है। अगर ऐसा हो जाता स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, अगर ऐसा हो जाता, अगर ये 0.66 था, अगर ये भी हमारा 0.66 निकल के आता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये अगर ये दोनों इक्वल तब हम लोग बोलते हैं ये लिमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट ए लिमिटिंग प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अगर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इक्वल हो जाता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के, तो हम लोग क्या कहते हैं कि लिमिटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इक्वल हैं। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, अगर ये और ये आपस में बराबर नहीं है, मतलब क्या है? लिमिटिंग की प्रॉब्लम है। क्या है? लिमिटिंग की प्रॉब्लम है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना है, इसका वैल्यू कितना है? 0.66 है, ठीक है ना? 0.66 है। क्या 0.75 के बराबर है? नहीं बराबर है। ये इसके बराबर नहीं है ना? नहीं है। ये इसके बराबर नहीं, मतलब ये लिमिटिंग की प्रॉब्लम है, लिमिटिंग की प्रॉब्लम है। चलो, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीख लिया कि लिमिटिंग की प्रॉब्लम को कैसे चेक करेंगे कि ये लिमिटिंग की प्रॉब्लम है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, नीट वीट में सीधा एक इक्वेशन दे देता है, पूछ देता है कि लिमिटिंग की प्रॉब्लम है या भी नहीं है, या फिर बोर्ड में पूछते हैं कभी कभी। ओके, चलो, तो क्या हो गया, हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है ना? चेक कर लिया कि लिमिटिंग की प्रॉब्लम है या लिमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। चलो, सही है, मिटा दूं मैं इसको? चलो ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, तो यहां से तो हम लोग को पता चल गया लिमिटिंग की प्रॉब्लम है। अगर लिमिटिंग की प्रॉब्लम है तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो हम लोग को पता करना क्या है कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन सा है। चलो देखते हैं, सेकंड वन देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का एक सिंपल तरीका है। क्या है? एकदम सिंपल तरीका है, बस आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखना है। आप लोग को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा चीज़ है, बस आप लोग को एक बार इसको माइंड करना है, दिमाग पे रखना है। ओके ना? तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, मोल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, ये रेशियो जिसका भी लोएस्ट आ जाए, मोल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका भी लोएस्ट आएगा, 100% लिमिटिंग रिएजेंट वही होगा। मोल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो जिसका लोएस्ट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट 100% वही होगा। ओके, चलो बारी बारी से चेक करते हैं। इधर चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए चेक कर लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना? 30 है, 30 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, सॉरी, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है? 2 है। डिवाइड 2 कर दो, कितना निकल के आया? 50 निकल के आया। चलो, एक आधा देख लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए देख लिया। अब क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। इसको थोड़ा चेक करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है? 40 है ना यहाँ पे, तो 40 लिखेंगे यहाँ पे, अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना है? 3 है। 3 से डिवाइड करो, क्या निकल के आएगा? 16/6, यही आएगा ना? 6 3 या 40, नो सॉरी, ये नहीं आएगा। कितना आएगा?
13 पॉइंट समथिंग आ गया, 13.33। ओके, तो मोल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो जो लोएस्ट आएगा वो हमारा क्या देगा, गिब्स लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, 100%, ये हमारा क्या होगा, 100% हमारा लिमिटिंग रिएजेंट देगा। यही डिसाइड करेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का रेशियो देख लेते हैं, 15 आया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, इसका रेशियो देख लेते हैं तो कितना, 13.33 आया। चलो, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ना कौन सा यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में कौन है, लोअर कौन है, लोअर हमारा ये वाला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया, ये जो हमारा है ये LR है, बी वाला पार्ट है ना, तो ये हमारा LR है, लिमिटिंग रिएजेंट यही है। ओके, इधर थोड़ा नोट करो, मैं आगे बताता हूँ कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एंड D। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो हमारा बी वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट हम लोगों ने यहाँ पे कैसे निकाला, मोल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेक किया, हम लोगों ने चेक किया, जो हमारा लोएस्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग को एक ही बार में आप लोग को ये चीज़ें याद हो जाए। ओके ना, चलो ठीक है, लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से क्या हो गया हमारा, बी यहाँ से हम लोगों ने देख लिया, बी जो हमारा है लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जो हमारा बी लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट डिसाइड कौन करेगा, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट डिसाइड हमारा कौन करेगा, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है हमारा क्या करता है, प्रोडक्ट डिसाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बी जो हमारा लिमिटिंग जो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। चलो ठीक है, पहले एक बार हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को लिखते हैं, पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। क्या था रिएक्शन में, 2A + 3B गिव प्रोडक्ट 3C + 4D। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या निकल के आया था, कौन सा निकल के आया था, बी निकल के आया था। ठीक है ना, इसके नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं, ए के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 30 मोल्स है, डी के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 40 मोल्स है। ठीक है, सी का पता नहीं, डी का पता नहीं, सी का निकालना है, डी का फाइंड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोगों को सिंपल देख के पता नहीं करना है, जैसे हमारा 30 मोल है, ये हमारा 40 मोल है, तो हम लोग अगर सीधे देख के यहाँ पे पता नहीं करेंगे कि ये स्मॉल अमाउंट में तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये हमारा 40 तो इससे ज़्यादा है तो ये हमारा एक्सेस रिएजेंट होगा। ठीक है ना, वैसे पता करने का तरीका नहीं है, पता करने का तरीका है जो नंबर ऑफ मोल्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है, जो स्मॉल अमाउंट में आएगा वो हमारा क्या दे देगा, लिमिटिंग रिएजेंट दे देगा। ठीक है ना, वो डिसाइड करेगा कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। चलो, हम लोगों ने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया था, लिमिटिंग रिएजेंट कौन था हमारा, ये बी जो था हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था। ठीक है, इसमें क्या करना है, सिंपल से हम लोग को मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और सी और डी का मोल फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, LR था, लेकिन ये हमारा क्या था, LR था। तो प्रोडक्ट डिसाइड कौन करेगा, ये हमारा जो होगा बी वाला पार्ट प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, यहाँ से सी के कितने मोल्स बनेंगे और डी के कितने मोल्स बनेंगे। चलो, मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ, क्या मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, ये हमारा LR कौन है, LR बी है। ठीक है, ये हमारा LR बी है। ठीक है, तो बी का क्या हमारा नंबर ऑफ मोल्स भी दिया हुआ है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी पता है। ठीक है, इसका पता है, और क्या है, सी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। सी का क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ नहीं, सी का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी हमारा ये गिवन है 3 है। ठीक है ना, तो सीधा क्या करना, कंपेयर कर लो, सी का फाइंड करना तो सी के साथ कंपेयर कर लो इसके साथ, अगर डी का फाइंड करना है तो इसके साथ डी को कंपेयर कर लो। ठीक है ना, चलो मैं इधर आपको दिखा दे रहा हूँ, इधर दिखा दे रहा हूँ। चलो ठीक है, पहले क्या, पहले सी का फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 40 है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी 3 है, 3 लिखिए यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी क्या है, आप लोग को फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फाइंड करना है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी क्या है, 3 दे दिया है, 3 से 3 मर गया, यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इक्वल्स टू 40 मोल। सही है ना, एक हमारा ये आंसर हो गया। नोट करो इसको फटाफट आप लोग,
नोट कर लिया, सही है, हटा दे रहा हूँ। अब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी निकल गया हमारे। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी निकालना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी निकालना है तो क्या करेंगे, पहले आपको सीधे के साथ कंपेयर कर लेते हैं। फिर से कंपेयर करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी कितना है, 40 है, 40 लिख दिया है आप लोगों ने। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी क्या है, 3 दे दिया है, या 3 दे दिया ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी फाइंड करना है, और हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी क्या है, 4 है, 4 है। चलो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी फाइंड करने का आसानी से, ठीक है ना। कर लो सीधे सीधे यहाँ से 160 अपॉन 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। ये वाला क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हुआ ना। चलो नोट करो। इसके बाद मैं आप लोग को सीधा क्वेश्चन पे लेके आऊँगा, वहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि कैसे लिमिटिंग रिएजेंट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नोट तो याद है तब तक। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम होगी तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। इफ़ 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड इज मिक्सड विथ 0.2 मोल ऑफ पोटेशियम फॉस्फेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म्ड एज, ठीक है ना। इनका नाम आप लोगों को पता है ना, कैल्शियम ब्रोमाइड, पोटेशियम फॉस्फेट, ये क्या हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना। या फिर इसको क्या बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी बोलते हैं, ओके। तो इनका नाम पता हो गया आप लोगों को, क्या बोला जाता है इनको, क्या कह रहा है, इतना मोल ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड इज मिक्स्ड विथ इतना मोल ऑफ पोटेशियम फॉस्फेट, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, आइए लीजिए सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो इसका रिएक्शन पहले हम लोग करवाते हैं, इसका रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमारा ये प्रोडक्ट मिलेगा ना। क्या कह रहा है, नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स इतना दैट कैन बी फॉर्म्ड एज, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट हमारा क्या होगा, फॉर्म्ड होगा जब हमारा कैल्शियम ब्रोमाइड और पोटेशियम फॉस्फेट को रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, ओके। पहले इसका रिएक्शन लिखो, CaBr2 प्लस K3PO4, ये हमारा क्या प्रोडक्ट दे देगा, पोटेशियम ब्रोमाइड दे देगा प्लस कैल्शियम फॉस्फेट दे देगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ओके। ये क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये क्या है, पोटेशियम फॉस्फेट है, ये क्या है, कैल्शियम ब्रोमाइड है, ठीक है ना। पहले इसका रिएक्शन हम लोग करवाए हैं कैल्शियम ब्रोमाइड का पोटेशियम फॉस्फेट के साथ, तो हमारा क्या निकल के आ गया, कैल्शियम ब्रोमाइड आ गया और सॉरी पोटेशियम ब्रोमाइड आ गया और कैल्शियम फॉस्फेट आ गया, फिर ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट आ गया, ओके। इसको बैलेंस कर लो हम लोग, इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, तो मैंने आप लोग को बैलेंसिंग सिखाया था, कैसे सिखाया था, ABCD करके सिखाया था, तो आप लोग बैलेंसिंग कर लेना। मैं सीधा बैलेंसिंग कर देता हूँ यहाँ पे, ब्रोमाइड 6 3 कैल्शियम 6 ब्रोमाइड, 3 कैल्शियम 6 ब्रोमीन, ठीक है। 3 2 6 पोटेशियम 6 हो गया, ठीक है ना, 44 ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है ना, मैंने बैलेंस कर लिया है। 3 कैल्शियम 3 2 6 ब्रोमीन 6 ब्रोमीन, ओके। 3 2 6 पोटेशियम 6 पोटेशियम, PO4 कितना हो गया, PO4 2, ठीक है ना, ओके। चलो मैंने यहाँ तक बैलेंसिंग कर लिया, ठीक है ना। और क्या कह रहा है हमसे यहाँ पे, कैल्शियम ब्रोमाइड का कितना मोल दे दिया हम लोग को, 0.5 मोल दे दिया है जी, ठीक है ना। 0.5 मोल हम लोग को क्या दे दिया है, कैल्शियम ब्रोमाइड दे दिया है, ओके। और 0.2 मोल हम लोग को क्या दे दिया है, पोटेशियम फ्लोराइड, ठीक है ना, सॉरी पोटेशियम फॉस्फेट दे दिया ना, यहाँ पे क्या दे दिया, 0.2 मोल दे दिया है, पोटेशियम फॉस्फेट दे दिया है,
2 मोल दे दिया है पोटेशियम फॉस्फेट दे दिया है। तो पूछ रहा है कि हमारा इसका जो प्रोडक्शन होगा, किसका प्रोडक्शन होगा, कैल्शियम फॉस्फेट का जो प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, कितने मोल इसमें प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, सॉल्व करने का क्या तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले से हम लोग चेक करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है। चेक कर लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम हम लोग कैसे चेक करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना कैसे चेक करते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। ओके, क्या आएगा निकल के 3/2। क्या है ना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है, 3 है, 3 दे दिया। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना है, 2 है, तो 2 दे दिया। ठीक है ना, तो क्या निकल के आया 3/2। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। चेक करो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है, 0.5 है, 0.5 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है, 0.2 है, 0.2 है। क्या निकल के आ गया 5/2। ठीक है ना, तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे पहचानते थे कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है। क्या करते थे हम लोग, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। अगर इक्वल आ गया तो फिर ये क्या लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है, लिमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। अगर इक्वल नहीं आया तब ये क्या है, लिमिटिंग की प्रॉब्लम है। तो क्या देखेंगे हम लोग, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के रेशियो के बराबर है क्या, चेक कर लो थोड़ा। या 3/2 है या 5/2 है, नहीं बिल्कुल बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिटिंग की प्रॉब्लम है, लिमिटिंग प्रॉब्लम है। चलो यहाँ तो आप लोग चेक कर लिया कि यहाँ पे लिमिटिंग की प्रॉब्लम है। अगर लिमिटिंग की प्रॉब्लम है तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ओके, तो मैंने एक तरीका आप लोग को भी और बताया था, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो कैसे बताया था मैंने लिमिटिंग रिएजेंट अपने निकालने के लिए, मोल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो क्या होगा, लेसर होगा, वही क्या दे देगा, लिमिटिंग रिएजेंट दे देगा। ठीक है ना, मोल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा, जो लेसर होगा, मोल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा, जो लेसर होगा, वो हमारा क्या दे देगा, लिमिटिंग रिएजेंट दे देगा। ठीक है ना, वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। चलो चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ, पहले ए का चेक करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या है, यही है ना 0.5। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए क्या दिया है, 3 दिया हुआ है। क्या हो गया 5/30। चलो नेक्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। इसका रेशियो क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, 0.2 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना दिया हुआ है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना है, 2 है। ओके ना, 2 है। क्या निकल के आ गया, 2/20 निकल के आ गया। चलो ठीक है, दोनों में स्मॉल अमाउंट में कौन सा है, दोनों में स्मॉल अमाउंट में कौन सा है, आप लोग को पता चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है ना। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 5 6 जा 30। क्या निकल के आ गया 1/6। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/10। अब आप लोग को दिख रहा है स्मॉल अमाउंट में कौन सा है, 1/6 छोटा है या 1/10 छोटा है, दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले। तो 0.1 यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, 1/6 को हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 0.166, यही आएगा ना। 1/6 को 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 0.166। चलो आप लोग को यहाँ पे अब दिख गया होगा कि स्मॉल अमाउंट में कौन सा है, स्मॉल अमाउंट में कौन सा है हमारा 0.1 जो है स्मॉल अमाउंट में लेसर है। ठीक है ना, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, बी वाला जो पार्ट हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ओके, चलो नोट करो यहाँ तक आप लोग। तो हमारा क्या हो गया, एलआर कौन सा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एलआर हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है ना, ये हमारा एलआर हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारा जो प्रोडक्ट डिसाइड कौन करेगा, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो हमारा क्या करता है, प्रोडक्ट को डिसाइड वही करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके ना, मैंने आपको पहले भी बताया था। चलो यहाँ तक पहले नोट करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
नोट कर लिया? कर लिया, चलो ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो हम लोग को सिंपल क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और हमारा क्या आएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ओके ना, चलो ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी, ठीक है ना। ए बी सी डी क्या यहाँ पे है, ए बी सी डी यहाँ पे लिखना सही है क्या? ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। ओके ना, चलो समझ में आ रहा है आप लोग को यहाँ तक? मैं ए के जगह पे जैसे हमारा क्या था यहाँ पे कैल्शियम ब्रोमाइड था, तो मैंने इसको ए लिख दिया, ठीक है ना, ए सी डी नोट किया। यहाँ पे हमारा क्या था, पोटेशियम फॉस्फेट था, यहाँ पे हमने इसको क्या लिख दिया, बी लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये पे क्या था हमारा, पोटेशियम ब्रोमाइड था, इसको मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है ना, सी लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में होगा। यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। मैं यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख दिया, तो मैंने इसको डी लिख दिया, ठीक है ना, ताकि मेरे को पूरा का पूरा ये लिखना ना पड़े, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको इंडिकेट कर दिया ए बी सी डी से। ओके ना, चलो ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा जब हमारा कैल्शियम ब्रोमाइड और पोटेशियम फॉस्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे, तो हमारा इसका प्रोडक्ट कितना होगा, इसका हमारा कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। इसके हमारा नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, इसके हमारा नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो हमारे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, ठीक है। हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, यही तो है, पोटेशियम फॉस्फेट। पोटेशियम फॉस्फेट ये तो हमारा बी नंबर वाला है, ठीक है ना। क्या करना है, बी का दिया हुआ है हमको, डी का फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। बी और डी को कंपेयर कर लो यार, सीधा आंसर निकल आएगा। चलो मैं इधर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मतलब क्या, ये हमारा मोल्स दिया हुआ है, बी किसको माने हैं हम लोगों ने, पोटेशियम फॉस्फेट को माने हैं, ठीक है ना। चलो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी किसको माना है, पोटेशियम फॉस्फेट को माना है, ठीक है ना। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2 दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 2 हो गया। इक्वल्स टू किसके साथ कंपेयर करना है, जिसका मेरा फाइंड करना है उसके साथ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल से कंपेयर कर दिया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, ठीक है ना, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। सॉरी यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी हमने को फाइंड करना है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपने को फाइंड करना है। ये प्लस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी हमारा क्या है, क्या है, कुछ नहीं, तो वहाँ 1 है, 1 लिख दिया। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी क्या निकल के आ गया, 10। क्या आएगा, 1/10 इक्वल्स टू 0.1 आ गया, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, डी किसे माना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या था यहाँ, CA3PO4 होल ट्वाइस इक्वल्स टू कितना, 0.1 मोल। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके चलो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आप लोग इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है। हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। क्या किया था मैंने पहले इसको, इसमें सबसे पहले बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें आप लोग को रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है ना। रिएक्शन कर लोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। रिएक्शन लिख लोगे आप लोग, बैलेंसिंग मैंने आप लोग को सिखा ही दिया है, ठीक है ना, बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद क्या करना होता है, चेक करना होता है ये लिमिटिंग का प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद हम लोग लिमिटिंग का अगर प्रॉब्लम है तो उसमें हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करेंगे, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड हो गया, फिर इसमें क्या करना है, सिंपल से, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेना है। अगर इसका पूछ दिया तो क्या किया मैंने, यहाँ पे सीधा इससे कंपेयर कर दिया लिमिटिंग रिएजेंट वाले को। अगर इसका पूछता तो क्या करता मैंने, सीधा इससे इसका कंपेयर कर लेता, ठीक है ना, इससे सीधा इसका कंपेयर कर लेता। नोट कर लिया, चलो ठीक है, नोट कर लिया। अगर हमसे कोई पूछ लेता कि जो हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड, ये कितना, इसका कितने मोल्स फॉर्मेशन होंगे, ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, बी वाला ना, हम लोग इससे क्या करते हैं, इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, इसका हम लोग इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका हम लोग इसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, जैसे चेक कर लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना 0.2 दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है बी का कितना है 2 दिया हुआ है, 2 लिख लो यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फाइंड करना है, सी किसका माना हम लोगों ने, पोटेशियम ब्रोमाइड को माना है, ठीक है ना। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी क्या है 6 है, 6 लिख लो यहाँ पे हमारा, 2 3 जा 6 हो गया, 2/10 हो गया, ओके ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी क्या निकल के आ जाएगा 6/10 इसका 0.6। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के बी आर क्या निकल के आएगा 0.6 मोल, आंसर, ओके ना। वैसे हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, लेकिन मैंने आपको इसका भी बता दिया ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तरीका आप लोग को आना चाहिए, ओके ना। तरीका सीख जाओगे तो कितने भी सारे क्वेश्चन हो, कितने भी टफ क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। ये प्रॉपर तरीका है, इसमें क्वेश्चन गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चलो ठीक है, नोट कर लो, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम, जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 ग्राम ऑफ N2 गैस एंड 10 ग्राम ऑफ H2 गैस आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3। यहाँ क्या होगा, H2 गैस और N2 गैस मिलकर क्या होगा, अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है। चलो देखते हैं, कैलकुलेट द NH3 फॉर्म, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कह रहा है, जो हमारा फॉर्मेशन होगा अमोनिया का, कितना फॉर्मेशन होगा, कितने मोल उसके फॉर्मेशन होंगे, और क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, H2 है, N2 है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और कितना प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस होगा वो भी बोल रहा है, ठीक है ना। चलो रिएक्शन पहले लिख लेते हैं हम लोग। N2 करेगा किसके साथ, H2 के साथ, क्या बना के दे देगा, NH3 बना के दे देगा, ठीक है ना। चलो सही है, बैलेंस कर लो इसको, 2 लगा दो, 3 2 6 हो गया, 3 हो गया, बैलेंस हो गया ना। बैलेंसिंग को मैंने आप लोग को सिखाया था, आप लोग वहाँ से बैलेंस कर लेना इसको, ओके ना। 2 नाइट्रोजन 3 2 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन, ठीक है। क्या दे दिया है क्वेश्चन में, 50 ग्राम ऑफ N2, यहाँ पे कितना दे दिया है 50 ग्राम दे दिया है, और क्या दे दिया है 10 ग्राम ऑफ H2, यहाँ पे क्या दे दिया है 10 ग्राम दे दिया है। तो पूछ रहा है कि हमारा इसके कितने ग्राम बनेंगे, क्या बनेंगे, इसके कितने ग्राम बनेंगे। चाहो तो आप इसे यूनिटरी मेथड से भी लगा सकते हो, बहुत लेंथी प्रोसेस है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन उसमें ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मोल से खेलेंगे, हम लोग इसमें मोल लगाएंगे। चलो ठीक है, मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सिखाया था ना। चलो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं नाइट्रोजन का, उसके बाद हाइड्रोजन का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या दिया हुआ हमारा, कुछ दिया हुआ है 50 ग्राम दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया हुआ है। क्या फार्मूला था, मास गिवन अपॉन क्या था, मॉलिक्यूलर मास। मास हमारा कितना गिवन है, 50 ग्राम दिया हुआ है ना, गिवन हमारा यही है ना। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है N2 का, 28 होता है ना। क्या निकल के आ गया हमारा 50/28 आ गया। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। 10 हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या होता है, मास गिवन, मास क्या हमारा 10 ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम लिखेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हाइड्रोजन का, क्या होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का 2 होगा, 5 निकल के आ गया। चलो ठीक है, तो हमारा मोल्स में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसका कितने मोल्स आ गया, मोल्स में 50/28 मोल्स, और इसके कितना आ गया 5 मोल्स। इसमें क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। इसमें श्योर है कि इसमें कोई ना कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा ही होगा, ओके ना। तो हम इसमें चेक नहीं करते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं है। इसमें सीधा क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा फाइंड आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब इसमें लिमिटिंग कोई ना कोई एक लिमिट में होगा ही होगा। चलो सीधा लिमिटिंग चेक करते हैं, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग कैसे चेक करते थे हम लोग,
लिमिटिंग को कैसे फाइंड करते थे, मोल्स टू स्टोइकोमेट्री रेशियो, मोल्स टू स्टोइकोमेट्री रेशियो, जो लोअर आएगा वही हमारा क्या होगा, एल आर होगा। सही है ना, चेक करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, कितने मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने हैं, 50/28 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। क्या निकल के आ गया, 50/28। चलो ठीक है, यहाँ तक सही है। N2 का निकाल लिया, अब H2 का चेक कर लेते हैं। H2 का कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2। क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए H2 के, 5 मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 है। तो दोनों में जो हमारा इसमें जो हमारा छोटा होगा वो क्या करेगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट को दिखाएगा, मतलब वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये हमारा श्योर है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है 1.66 आया। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो यार, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2514 क्या आ गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं साइड में कहीं खुच्चे में। सेवन से जाएगा ना, बाकी 2 क्या हो गया, कितने से जाएगा ये जाएगा 140 नहीं, यहाँ पे 8 से ले लो 1.78। चलो ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 1.78। चलो दिख गया आपको लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, जो लेसर अमाउंट में हो, जो स्मॉल अमाउंट में हो। स्मॉल अमाउंट में कौन सा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 रेशियो किसका लिए हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 का। ठीक है ना, मोल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो N2 का कितना है 1.7 मोल्स हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो किसका लिए हैं, हाइड्रोजन का कितना है 1.66। ठीक है ना, हमसे ये इसमें हमारा क्या दिख रहा है, ये हमारा स्मॉल अमाउंट में दिख रहा है। ठीक है ना, H2 वाला हाइड्रोजन वाला जो हमारा क्या है स्मॉल अमाउंट में दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, LR हो गया। LR कैसे फाइंड किया हम लोगों ने, मोल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो देख लिया, जो छोटा आएगा, जो स्मॉल अमाउंट में जो स्मॉल आएगा वो हमारा क्या होगा सॉरी, वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट वही होगा हमारा। चलो यहाँ तक नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड हो गया, तो हम लोग को क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट क्या है यार, सिंपल सी बात है, इसमें मोल कॉन्सेप्ट लगाना होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NH3। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, H2 ये वाला। फाइंड क्या करना है, NH3 का, दोनों कंपेयर कर लो, सिंपल सी बात है, कंपेयर कर लो। इसका नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है, इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है। चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना दिया हुआ है, क्या निकाला था मैंने, 5 निकाला था ना, 5, ये 5 मोल था हमारा, 5। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 क्या है, 3 है ना, 3 लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 नहीं पता है, फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 क्या करना है अपने को, फाइंड करना है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NH3 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। चलो क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
NH3 10/3 आ गया, तो इसके हमारे कितने मोल्स बन जाएंगे? 10/3 मोल्स बन जाएंगे। चलो सही है ना। अगर मोल्स में नहीं पूछ के हमसे इसका मास में पूछ ले तो क्या करेंगे हम लोग? फिर से सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। नोट करो पहले यहाँ तक आप लोग। इसका 10/3 मोल्स बन गया, नोट कर लिया। इसका क्या है? नंबर ऑफ मोल्स में निकाला हम लोगों ने। इसका मास में पूछ ले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास हम लोग को फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या दिया हुआ है? 10/3। मास फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है NH3 का? क्या होता है? 14 + 3 17। यहाँ से मास निकालो यार, क्या हो गया? 170/3 ग्राम। तो इसमें आंसर पूछ ले, मास में पूछ ले, मोल्स में पूछ ले, आसानी से निकल सकता है। ठीक है ना। चलो बढ़िया है, नोट कर लो यहाँ तक आप लोग। तो क्या करना है आप लोग को, इसी पे आप लोग को कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, जहाँ से आप लोग का क्या होगा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आप लोग एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिमिटिंग रिएजेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कैसे लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। जो मैंने आपको मेथड बताया ये अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चंस गलती होने के चांस ही बहुत कम है, मतलब गलती हो ही नहीं सकता है। बस जैसे मैंने आपको बताया एक एक प्रॉपर मेथड, प्रॉपर तरीके को आप लोग को याद करके सीधे सीधे वैसा लगाना है, आपका सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। चलो ठीक है, यहीं पर मैं आपको लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर थैंक यू।